गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम आपकी जो यूनिट टेस्ट हुई ना 1 और 2 उनका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम यूनिट टेस्ट 1 का करते हैं। उनका पहला क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम, तो उनका सही आंसर होगा हम पानी। उनके बाद है दूसरा क्वेश्चन झाकी ज्योति बरे, तो उनका सही आंसर है दिन राती। उनके बाद है तीसरा क्वेश्चन प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, उनका सही आंसर होगा दासा। उनके बाद है चौथा क्वेश्चन लाडली बुद्धिका की पुड़िया देना चाहती थी। लाडली बुद्धिका को पुड़िया देना चाहती थी परंतु उसे किसी का डर सता रहा था। तो उसको किसका डर सता रहा था? तो कि माँ का डर सता रहा था। उनके बाद है बुड्ढी काके की कल्पना में लाल लाल फूली पुड़िया क्या कर रही थी? तो उनका सही आंसर है नाच रही थी। उनके बाद है सिक्स्थ बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? तो वो उनके लिए सुरक्षा कवच थी। उनके बाद है सेवन क्रोधित बुद्धिराम ने काकी को कहाँ पटक दिया? तो उन्होंने बुद्धि काकी को अंधेरी कोठरी में पटक दिया। उनके बाद है 8 नंबर लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? तो उनका विद्वेष होता है। उनके बाद है सिद्धियाँ कितनी है? तो उनका आंसर है सिद्धियाँ 8 होती है। उनके बाद है रसखान खाली जगह पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। उनके बाद है यमुना किनारे खाली जगह का वृक्ष है। तो यमुना किनारे कौन सा वृक्ष है? तो कि कदम का वृक्ष है। उनके बाद है गोपी श्री कृष्ण को खाली जगह प्रेम करती है। तो गोपी है वो श्री कृष्ण को निश्चल प्रेम करती है। उनके बाद है ईद का अर्थ खाली जगह भी है। तो उनका आंसर है पुरंदर। उनके बाद है 14 खाली जगह की रिझाने के लिए गोपी तरह तरह के स्वांग करना चाहती थी। वो किसको रिझाना चाहती है? तो कि श्री कृष्णा को। उनके बाद है नंदी की धेनु चराने में सिद्धि तथा निधि का सुख प्राप्त होता है। तो वो 8 और 9 निधि। उनके बाद है 16 एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो उनके लेखक का नाम क्या था? तो कि श्री प्रकाश। क्या था? श्री प्रकाश था उनके लेखक के नाम। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से खाली जगह पाया। क्या पाया? तो कि राम रतन धन पाया। उनके बाद है मीराबाई खाली जगह की भक्ति करती थी। तो मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो कि श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। ईसाई पादरी के अनुसार क्या होना चाहिए? तो उनका सही आंसर है कि हम लोग अपने कर्म में गर्व नहीं लेते। वो कहते हैं कि हम लोग अपने कर्म में गर्व नहीं करते। खर्च शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो खर्च का विलोम शब्द है आमदनी। उनके बाद है हरिणी शावक इनमें से किनके बाणों से घायल हुआ? तो उनका आंसर है दंतुल। किसके बाणों से घायल हुआ? दंतुल के बाणों से वो घायल हुआ। उनके बाद है कालिदास हरिणी शावक के अंगों पर किसका लेप लगाना चाहते हैं? तो उनका आंसर है धृत का लेप लगाना वो चाहते थे। उनके बाद है 23 मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो ये वाक्य दंतुल है वो कालिदास को कहते हैं। उनके बाद है 24 उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? तो उनका सही आंसर है ऋतु संहार के लिए सब लोग उनको जानते थे। उनके बाद है आखेट का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो उनका सही आंसर है शिकार। आखेट यानी शिकार करना।
तो यहाँ हमारा पहला जो यूनिट टेस्ट है वो समाप्त होता है। आगे हम दूसरा यूनिट टेस्ट करते हैं। तो अब हम दूसरा यूनिट टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। उनका पहला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य के लेखक कौन है? तो उनका सही आंसर है रैदास है उनके लेखक। दूसरा क्वेश्चन है, बुड्ढी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो उनका सही आंसर है बुद्धिराम, पंडित बुद्धिराम। उनके बाद है तीसरा क्वेश्चन, रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा वो उसमें भी पंडित बुद्धिराम ही आएंगे। उनके बाद फोर्थ क्वेश्चन, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो उसका सही आंसर है लाडली, लाडली ने बचा कर रखी थी। उनके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो उनका सही आंसर है पक्षी, पक्षी के रूप में वो बसना चाहते हैं, वहाँ बस कर रहना चाहते हैं। उनके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है कैसे? तो के नंद की धेनु चराने में ये सुख प्राप्त होता है। उनके बाद है सेवन्थ क्वेश्चन, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ क्या किया? तो कि दुष्टता का व्यवहार किया था। ये सही आंसर है, इसलिए उनको दुष्टता का नहीं, अशिष्टता का व्यवहार किया था, इसलिए उनको खेद था। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे, कौन थे? तो श्री कृष्णा, उन्होंने गीता का गान किया था। 9th, झन झन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो झन झन के हृदय में गंगा तथा यमुना है वो बसी हुई है। उनके बाद है कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो कृष्ण ने भगवद गीता की रचना की है। उनके बाद है जन्मभूमि काव्य में भारत की 3 नारियों की बात बताई गई है, तो उनमें है सीता, राधा और अहल्या की बात हुई है। उनके बाद है शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन है वो शांति युक्त या शांतिदायक गृह होता है। उनके बाद है 13, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की थी? तो उन्होंने नारायण दास मूर्ति से शादी की थी। उनके बाद किस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई? तो उनका सही आंसर है इन्फोसिस फाउंडेशन ने ये योजना बनाई थी। उनके बाद है टेल्को कंपनी खाली जगह की कंपनी है, तो उनका सही आंसर है वो कंपनी है वो ऑटोमोबाइल की कंपनी है। उनके बाद महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी, उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उन पर चलना ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। उनके बाद है 17th, साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा, तो उन्होंने कहा आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, ये उनका सही आंसर है। उनके बाद है बीहड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। बीहड़ यानी उनका सही आंसर है भयावह यानी डरावना। उनके बाद है 19, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा? तो उनका सही आंसर है चीनियों ने ठीक समझा। उनके बाद है जो ज़्यादा खुश रहता है वह दुनिया का सबसे कैसा व्यक्ति है? तो सबसे दुनिया का है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। उनके बाद है फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था? तो उनका सही आंसर है आंद्री गिद। उनके बाद है क्वेश्चन 22, हर आदमी किसका अंश है? तो हर आदमी है वो पूर्ण संग्रह का अंश है। उनके बाद है विस्तृत शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। तो विस्तृत शब्द का विरोधी शब्द होता है संक्षिप्त।
उनके बाद है भारतवर्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो उनका सही आंसर है हिंदुस्तान। उनके बाद है हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है, तो उनका सही आंसर है आदि अनादि काल से उनका अभिमान भारतवर्ष रहा है। तो ये था हमारा यूनिट टेस्ट 2। यहाँ आपके दोनों यूनिट टेस्ट समाप्त हुए। आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तुम्हारे सॉल्यूशन के बाद हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक नई शुरुआत, जिनके लेखक है जाकिर अली और उनका पेट नेम है रजनीश। उनको रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म सन 1975 में ईस्वी सन में हुआ था। तो पहले हम जाकिर अली साहब की थोड़ी माहिती लेंगे। जाकिर अली यानी रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखक में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनीपिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखक के लिए विज्ञान कथा भूषण संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सजना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं। यह हमारे लेखक का परिचय था, जो एक सुप्रसिद्ध लेखक थे, जो रजनीश के नाम से भी जाने जाते थे। उनको लिखने में विज्ञान के आधार पर लिखना उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, उनको उनमें सविशेष रुचि थी। उनके 4 वैज्ञानिक, उन्होंने 4 अलग अलग वैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे और 3 बाल उपन्यास लिखे और 18 बाल कहानियों का संग्रह भी उन्होंने लिखा और ऐसे कुल उन्होंने 63 पुस्तकों को प्रकाशित किया था। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव ये उनकी प्रख्यात कथाएं थी। विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। ये उनके सारे फिर उनको अलग अलग पुरस्कार भी दिए गए थे। जैसे कथाभूषण से सम्मान किया, विज्ञान कथाभूषण से उसको सम्मान किया गया। फिर उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भी मिला था। उनके बाद उनको सर्जना पुरस्कार सहित अनेक और भी सम्मान पत्र भी उनको मिले थे। मुख्यत्वे हमारी जो ये हमारा गद्य है एक नई शुरुआत, उनके अंदर वो क्या कहते हैं, तो कि एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्व संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। जैसे कि एक नई शुरुआत एक सर्वथा नवीन काल्पनिक और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित 2 वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। ये हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार
मानव प्रशिक्षण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। क्या कहते हैं कि आज पहली बार ऐसा हुआ, ये अनुभव उनका बहुत ही अद्भुत अनुभव था, ऐसा वो मानते हैं कि आज पहली बार ऐसा होगा कि मानव प्रशिक्षण यंत्र का परीक्षण संपन्न हो गया था। उनके बाद आगे दो अति शक्तिशाली कंप्यूटरों द्वारा द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रशिक्षण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में था, दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामिश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। क्या हुआ, उन दोनों ने अपना ये प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वो उनका अद्भुत अनुभव जो था, वो अनुभव वो अब वो महसूस करना चाहते, इसलिए उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसको कैसे उपयुक्त में लाना था, ये उनका था शुरुआत उनकी सीखने की, वो शुरू हो गई। एक छोर है वो प्रोफेसर के घर में था और दूसरा है वो वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर पे उन्होंने रखा था और उन्होंने आखिरी कमांड उन पर कंप्यूटर पर दे दिया और स्क्रीन की ओर देखकर वो उनका चेहरा एक विशेष प्रकार से आभा से दमक रहा था। उनके चेहरे पर अलग प्रकार की उनकी जो थी ना आभा, वो अलग प्रकार में उनके ऊपर प्रतिभाव पड़ा हुआ था। आगे कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रशिक्षण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। वो क्या कर रहे थे कि दूसरा छोर जो उन्होंने रखा था ना वहाँ, वो शुरू हो रहा। कंप्यूटर को प्रोसेस रेडी सिग्नल मिलता है और वो प्रोफेसर रामेश माधवन को फ़ोन पर सूचित करके अपने कंप्यूटर चालित जो चैम्बर है ना उस चैम्बर में वो चले जाते हैं, उनमें वो प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे मानव प्रशिक्षण यंत्र अपना काम शुरू करता है और वो प्रोफेसर रामेश का शरीर अपने मूल्य तत्वों में विभक्त होना आरंभ हो जाता है। दूसरे छोर पर बैठा माधवन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह दृश्य देखता है। क्या हुआ, दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साथे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। उनको वो याद आ गया क्या कि माधवन स्क्रीन पर प्रोफेसर रामेश के शरीर को मूल तत्वों में विभाजित होते हुए वो देखता है। जब वो प्रक्रिया शुरू होते हैं तो तुरंत उसके मस्तिष्क में देखता और उसके मस्तिष्क में प्रोफेसर रामेश द्वारा मानव प्रशिक्षण के बारे में जो बताया था, उन्होंने जो बताई हुई बातें थी वो उनको कौंध हो रही थी, उनको याद आ रही थी, वो उनके दिमाग में चल रही थी। हमें जैसे दिखता है ना, जो सोचते हैं वैसा उनके साथ हो रहा था। आगे वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष उससे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर
जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो जब उनको पहली बार मिला था तब की बात वो सारी उनको याद आ जाती है और वो किसी की सिफारिश लेकर जाता है। उनका जो दोस्त था ना, जिगरी दोस्त आनंद मेहता, उनकी सिफारिश के साथ वो रामेश सर के पास, प्रोफेसर रामेश के पास जाता है और वो वहाँ सब कुछ देखता है पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, इसलिए वो पूछ ही लेता है उनको कि सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। फिर प्रोफेसर रामेश आगे कहते हैं, प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्कृति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा, क्योंकि ये उनका विशेष प्रोजेक्ट था, इसलिए वो सबके साथ शेयर नहीं करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो माधवन है उनके साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो उनको परखना चाहते थे और उनकी ओर इस तरह से देख रहे थे कि इनके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो देख रहे थे। उनके बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रशिक्षण यंत्र के बारे में माधव को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या हुआ? उनको ये सब बातें सारी सुनकर आश्चर्य होता है। जब पहल प्रोफेसर रामेश ने माधवन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रशिक्षण यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया था तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया था। प्रोफेसर रामेश ने उसे विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों द्वारा कैसे उसे समझाया था कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभाजित किया जाता है, वो सारी बात उन्होंने उसे कही थी। फिर प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्या नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। वो क्या कहता है कि हाँ, ये तो सही बात है। जब प्रोफेसर रामेश ने उसको बताया ना कि सारे विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा हो सकता है, कैसे उसे समझाया था कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्व में विभक्त किया जा सकता है, उसी प्रकार और फिर उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में उसे पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। आगे पेज नंबर 29। यदि हम किसी वस्तु की संरचना को समझाना हो तो हम क्या करेंगे? रचना को समझाना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। आप जानते हैं ना कि जैसे अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग साधन होते हैं, अलग अलग उनके स्पेयर पार्ट होते हैं, उनसे वो एक चीज़ बनती है, एक वस्तु उनसे जुड़ती है। एक ही चीज़ से कोई वस्तु नहीं बन जाती, तरह तरह की चीज़ें उनको उनके साथ जोड़नी पड़ती है। तो उसी तरह से ये भी कार्य करता है। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था।
प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में जोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वो ऐसा मानते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि रामेश ने उसे बताया था कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके, आप देखते हैं ना किसी फिल्म को तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान टीवी स्टेशन से हम प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान टीवी सेंटर पर प्राप्त कर लिया जाता है। उस तरह से हम देखते हैं ना, प्रसारण कहीं से होता है फिर भी हमारे घर पे बैठे बैठे हम टीवी में देख सकते हैं। तो वो कैसे, तो कि तरंगों के साथ ही हम एक प्रक्रिया कर सकते हैं। टीवी सेट पर प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर सकते हैं। उनके साथ ही उनके स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेज दिया जा सकता है। वे वहाँ इन तरंगों का ग्रहण करते हैं और उनके साथ ही उन्हें वापस मूल तत्व, जो उनका मूल तत्व है, उसमें हम परिवर्तित करते हैं। इसी के साथ उसका मूल स्वरूप जो होता है, मूल रूप होता है, वो पुनः उनमें वो बदल लेंगे और उनके साथ ही वो हमें वहाँ इसी तरह मूल स्वरूप में प्राप्त होगा। आगे, हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की रचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब माधवन के साथ वो बात करते हुए कहते हैं, और माधवन है वो इनसे एकदम चकित हो जाता है। तभी माधवन की तंद्रा भंग होती है। वो सोचने में पड़ जाता है। मानव प्रशिक्षण यंत्र से उठता हुआ धुआं देखकर वो हल्का सा ये हो जाता है। और प्रोफेसर जब उनको समझाता है कि कोई वस्तु या जो जीवित मानव है, उन दोनों की प्रोसेस एक ही होती है, तरंग को भेजना यहाँ से वहाँ दूसरे मॉनिटर पर। जैसे उनकी प्रक्रिया होती है वैसी ही ये भी प्रक्रिया है, पर ये जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कठिन है, थोड़ा ज़्यादा श्रम मांग लेती है, और उनके आधार पर हम ये प्रक्रिया को भी संभवित सही बना सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। आगे प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन
सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कांधा मीन सवाल उपजे न, सवाल आता है, नए नए सवाल होते हैं ना वैसे, और वह बोले बिना रह न सका। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सावधान के दूसरी जगह भेज सकते हैं? वो क्या कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर हम ये सब कुछ संभव है, पर ये कैसे संभव हो सकता है कि हम जीवित व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं? ये उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था, और ये प्रश्न प्रोफेसर सबको पूछे बिना माधवन नहीं रहा, और उसने वो पूछ ही लिया। उनको इस बात की शंका थी इसलिए। फिर आगे माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो बताते, माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्व में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्व में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। प्रोफेसर क्या कहते हैं जब माधवन उनसे सवाल करता है कि हम कैसे किसी जीवित व्यक्ति को भेजते हैं, तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं ऐसा कहाँ कह रहे हूँ कि हम सीधा ही उनको भेजें बिना साधन के। हम भी किसी साधन को उपयोग में लेकर ही ऐसा करेंगे। जैसे टीवी सेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हम प्रसारण कर सकते हैं, उसी तरह हम तरंगों के सहारे उनको वहाँ भेजेंगे, फिर उसको उसके मूल तत्व के रूप में वहाँ पाएंगे, और फिर हम उस जीवित व्यक्ति को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। तरंगों के द्वारा मूल तत्व में उनको वहाँ परिवर्तित कर सकते हैं। आगे और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रशिक्षण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उसी समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन शकुन की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। क्या हुआ, अचानक ही वो दोनों बात कर रहे थे, अचानक एकाएक ही जो प्रयोग वो कर रहे थे वहाँ क्या हुआ,
माधवन ने देखा कि वहाँ की जो पावर सप्लाई थी वो बंद हो गई है और उनकी वजह से माधव की तंद्रा है वो भंग हो जाती है। माधव प्रक्षेपण यंत्र से उठता हुआ धुआं देखकर वहाँ हक्का बक्का रह जाता है। उसने देखा कि प्रोफेसर रामेश का शरीर है वो तरंग में परिवर्तित तो हो गया था और प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर जा रहा था। तभी कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई थी। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष में उसका जो कक्ष था वहाँ से उनका नियंत्रण फेल हो गया था। उसी के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे वाले नाले की ओर उड़ गया था। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति को खो बैठा था और वो हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले के ओर उड़ चला। आगे 30 नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के 2 मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से बुझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। क्या हुआ जब वो नाले के पास ऐसी सारी प्रवृत्तियाँ शुरू थी। वहाँ लेखक का जो ये प्रोफेसर का चला गया था तत्वरूप। नाले के किनारे तो 2 लोग शराब पीकर पड़े हुए थे, 2 लोग बीमार वहाँ पड़े हुए थे और 2 बच्चे खाने की जिद कर रहे थे, अपनी माँ से खाना मांग रहे थे और उनकी माँ उन दोनों को संभाल रही थी। ये सारा दृश्य वहाँ था। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं। उनको जल्दी से कोई बात सूझ नहीं रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। और ऐसे थोड़ी देर वो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करता था, फिर बिजली वालों को, बिजली के मिस्त्री यानी बिजली जो ठीक करने वाले होते हैं, बिजली वालों को, ऐसे ही देखते 15 मिनट तो ऐसे ही व्यतीत हो गए थे। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कांधा यानी विचार आया, प्रवेशा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंग प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसने लगे बटनों को दबाने लगा। क्या हुआ कि जो प्रोफेसर थे उनका शरीर अभी भी वहीं का वहीं था, उस प्रक्षेपण यंत्र के पास ही उस कमरे में ही था। और उनको माधवन का विचार आता है, तुरंत वो सप्लाई से सीधा उनको जोड़ देता है और कमरे में रोशनी आ जाती है और वो खुश हो जाता है। और फिर नियंत्रण कक्ष में जो मानव शरीर था, प्रोफेसर का शरीर, अभी वो नियंत्रण में था और वो फिर से कार्यप्रणाली शुरू हो जाती है और वो फिर रिसीवर के पास जाता है और वहाँ जाकर वो सारे बटन इधर उधर दबाने लगता है।
चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर के सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलन चलन हुई और प्रोफेसर रामिश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया, लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के सहारे बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। क्या हुआ, माधवन को सर मिले और वो खुश हो गया और उनको देखकर एकदम सहर्ष उनको गले से लगा लिया, उनको छाती से लगा लिया। पर क्या होता है कि अचानक प्रोफेसर रामिश है वो बेभान हो जाते हैं, वो अपना संतुलन खो बैठते हैं और माधवन तुरंत उनको बाजू के बगल के जो कमरा था उसमें लेकर लेटा देता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामिश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के सड़ांग मारते पानी के किनारे बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था और ये सारी घटना होने के बाद वो अभी तक उनमें से निकले नहीं थे। प्रोफेसर को माधवन बधाई देता है। अगर ये उनका आविष्कार सफल हो गया होता तो पूरी दुनिया में उनको बहुत ही प्रसिद्धि मिलती, पर वो अभी 4-5 क्षण के लिए जो दो चार ही हुए थे, अभी उनमें से निकले ही थे, अभी वो साता में थे। उनमें से बाहर आए तो उनके दिमाग में अभी वही सब कुछ चल रहा था जहाँ उन्होंने कुछ क्षण बिताए थे। वो नाले की जो गंदगी थी, उसकी जो बदबू थी, सुघाड़ मारते हुए गंदगी बदबू, और मानवीयता के उन्होंने जो चेहरे वहाँ देखे, वो सब कुछ उनको अभी संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नज़र आ रहा था। उनको वो सब कुछ, उनका जो व्यक्तित्व था, मानवता की वो जो दरिंदगी थी, वो उनको सब कुछ खोखला लगता था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने जो थोड़ी देर वो नाले के पास का जो दृश्य देखा, वो उनके दिमाग में घर कर गया। उसने लगा कि मैं इतने सारे आविष्कार करूँ, ये करूँ, सब कुछ है, पर हमारी जो मानवता, हमारी मानव की जाति है, उनके लिए जो वो पिछड़े हैं, वो कुपोषित लोग हैं, जिनको खाना पीना भी पूरी तरह नसीब नहीं हुआ, अभी मुझे उनके लिए कुछ काम करना है। यही मेरा सबसे बड़ा अब तो काम रह गया है, जिनकी अभी तक मैंने शुरुआत भी नहीं की है। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसले लेने में सक्षम हुए थे। माधवन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस थोड़ी क्षणों के
अंदर प्रोफेसर रामेश के साथ क्या हुआ था और उन्होंने एकाएक अपना निर्णय क्यों बदल दिया। उनके दौरान इस दुर्घटना में उनके ऊपर क्या बीती थी वो कुछ भी माधवन के समझ में नहीं आ रहा था। और वो ऐसे के ऐसे इतना बड़ा फैसला उनका सुनकर सोचता रहता है कि अचानक से ऐसा फैसला कैसे ले लिया उन्होंने, इतने सक्षम कैसे हो गए। ये हमारा चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। आगे इनके शब्दार्थ वगैरह एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।